हमारे देश में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है, क्योंकि आजकल रिसेंटली एक आईसीएमआर ने रिसर्च रिपोर्ट दिया है जिसमें देखा गया है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता क्या है एक्चुअली में? इसके अंदर जो एंटीबायोटिक हम इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए देते हैं उसका इफ़ेक्ट कम हो जाता है। उसके इफ़ेक्ट कम होने की वजह से बीमारी लंबी चलती है, या बीमारी कई बार बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से उसमें सेप्टिक शॉक टाइप की कई कॉम्प्लिकेशन होने का खतरा रहता है। इसकी वजह से हम लोगों में, हमारी कम्युनिटी के अंदर मोर्बिडिटी और मोर्टेलिटी बढ़ती जा रही है। इसके कारण ये है कि हम काफ़ी लोग अपने आप एंटीबायोटिक छोटी मोटी बीमारी में स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा लोग, जैसे गला ख़राब होता है तो सीधा काउंटर पे जाके मेडिसिन ले लेते हैं और अपने आप खा लेते हैं, या उनको कोई आरएमपी या जो फार्मासिस्ट या दूसरी तरह के अनरजिस्टर्ड जो लोग हैं वो उनको कुछ मेडिसिन बता देते हैं, वही मेडिसिन वो लेना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से इरेशनल यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक हो रहा है, और कुछ डॉक्टर्स भी बहुत जल्दी ही एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देते हैं। इन सब कारणों की वजह से फ्रीली अवेलेबल जो मेडिसिन है ओटीसी पे ऑन द काउंटर जो अवेलेबल है, अपने आप कुछ लोग सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, और कुछ अनरेगुलराइज लोग भी इसको, डॉक्टर जो अपने आप को बोलते हैं वो लोग भी एंटीबायोटिक बहुत जल्दी स्टार्ट कर देते हैं। और इवन के कुछ डॉक्टर प्रैक्टिस के अंदर भी जल्दी एंटीबायोटिक स्टार्ट करते हैं, या बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक दे देते हैं जितना की रिक्वायरमेंट नहीं होता। इसकी वजह से जो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में है या जो जीवाणु हमारी बॉडी में है वो एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंस हो जाते हैं और वो नॉन रेस्पॉन्डिंग हो जाते हैं। उनके नॉन रिस्पॉन्स की वजह से हमें बहुत ज़्यादा पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन झेलनी पड़ती है, और हमारी कम्युनिटी में देखते देखते जो पुराने एंटीबायोटिक हैं उनका असर ख़त्म होता जा रहा है। और आगे आने वाले दिनों में हमें, जैसे कि नए एंटीबायोटिक बहुत जल्दी सी रिसर्च की वजह से नहीं आ पाते, तो देखने में मिल सकता है कि बहुत ही एंटीबायोटिक की बहुत कमी हो जाएगी, और इसकी वजह से हमारी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा बीमारियां फैलने की आशंका पड़ जाएगी। इसको रोकने के तरीके जो समझ में वो आते हैं वो ये है कि एंटीबायोटिक अपने आप ना लें, सेल्फ मेडिकेशन ना करें, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से लें, ऑन द काउंटर मेडिसिन ना लें, और हम लोग को ये भी प्लान करना पड़ेगा कि एंटीबायोटिक को H1 शेड्यूल में डाल दें ताकि वो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ना मिले। इसके साथ ही एंटीबायोटिक जो जितना एडिकेट डोज जो देना होता है वो डॉक्टर की सलाह से वो पूरा लें, और उसका उतने दिन का कोर्स कंप्लीट करें। मेरी कुछ डॉक्टरों से भी सलाह है कि वो भी लोग कम से कम एंटीबायोटिक यूज़ करें। जहाँ वायरल इलनेस है वहाँ एंटीबायोटिक ना दें। ज़्यादातर देखा जाता है कि जुकाम या गला ख़राब हो जाए तब भी लोग एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं, तो उस कंडीशन में एंटीबायोटिक ना दें। हमें वैक्सीनेशन करवानी चाहिए, इम्यूनिटी का अपना ख्याल रखना चाहिए, अपनी दिनचर्या बड़ी अच्छी बनानी चाहिए, खान पान में हमारे परहेज़ होने चाहिए, और बैलेंस डाइट हमें लेनी चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। इन सब की वजह से इन्फेक्शंस कम होंगे तो एंटीबायोटिक की रिक्वायरमेंट भी कम रहेगी। जैसा कि ये प्रकोप जो देखने को मिल रहा है, इसमें गवर्नमेंट भी काफ़ी जोर शोर से लगी हुई है ताकि एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस डेवलप ना हो। और रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री जी अभी श्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कितना ज़्यादा बढ़ गया है, और उस पर हमें अवेयरनेस की भी ज़रूरत है, और उसके लिए कारगर कदम हमें उठाने चाहिए। धन्यवाद।